हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें तो आज के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आपको ध्यान से जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज के इस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इस हमने प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेकर भी बैठिएगा और ऐसा समझिएगा कि जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी.एन. मिश्रा के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, एच.डी. शौकलिया ने पढ़ा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, बताइएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अब देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, चलिए यहां पर हम कवर कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, तो यदि आपसे प्रश्न बनता है, पूछता है कि कितने अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए देखिए, पूछा जाता है प्रश्न है कि कितने अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए तो देखिए, 4 अभिलेखों में। आप कहेंगे सर 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए कौन कौन से अभिलेख हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक तो है अभिलेख मास्की, दूसरा है गुजरा, ठीक है, गुजरा। तीसरा है नैतूर, और जो चौथा अभिलेख है वो है उडैगोलम, ठीक है। तो ये 4 अभिलेख हैं बेटा जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए इसके अलावा देखिए, यहां से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, प्रश्न पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि किस लिपि का प्रयोग हुआ है। एक तो होता है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, ठीक है। तीसरा है ग्रीक लिपि, और चौथा है अरमाइक लिपि, ठीक है। ये 4 लिपि हैं बेटा जो अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो ब्राह्मी लिपि थी, इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, इसको जो पढ़ना जानता था वो था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही हो तो बेटा एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हमारे द्वारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट और जीके दोनों विषय आपको महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो दोनों विषय पर आपको पकड़ बनाकर रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन ए कह रहा है पेरिस में है, बी लंदन में है, ऑप्शन सी कह रहा है जेनेवा में है, डी कह रहा है लोसाने में है। चलिए तो दोस्तों साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा, आंसर बताते चलिएगा आप, ठीक है। भले ही गलत बनता है आपसे, पर आंसर कमेंट में जरूर डालिएगा कि सही आंसर क्या होगा इन प्रश्नों का। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय पूछ रहा है कहां पर स्थित है। तो बेटा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में की गई। कहां पर, सखौन में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में सखौन में की गई, याद रखिएगा। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि जहां पर स्थापना की गई है वहीं पर इसका मुख्यालय होगा, तो इससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, मुख्यालय अलग है, स्थापना की जगह अलग है, ठीक है। स्थापना का स्थान अलग है और मुख्यालय अलग है। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है, यह है आपका लोसाने, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन डी इज द यहां पर बेटा राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए अब इसके बाद जान लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए चलिए तो सबसे पहले देखते हैं। चलिए एक और यहां से पॉइंट, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यहां पर संगठन है। चलिए तो देखिए, यदि आपसे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। थॉमस बॉक वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। चलिए चलिए अब बढ़ लेते हैं अपने संगठन की ओर कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, याद रखिएगा। यहां से जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा हो सकता है कि यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो यदि 5 मिनट ये आप देते हैं इस प्रश्न को मेरे साथ में, तो आपके 2 नंबर अभी कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए चलिए पेरिस की बात करते हैं। तो पेरिस में है यूनेस्को। यूनेस्को, ठीक है। फ्रांस पेरिस में कौन सा संगठन है? यूनेस्को। लंदन, लंदन में है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं, ठीक है। वही मैंने इस प्रश्न में रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, याद रखिएगा। जेनेवा, तो जेनेवा में है, चलिए जेनेवा में है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। चलिए इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, व्यापार संगठन। चलिए WHO हो गया, WTO, इसके बाद है WMO वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, नोट करते चलिएगा। चलिए अगला है ILO, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इतने संगठन याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक दो और मैं आपको बताता हूं। यदि आपसे पूछता है कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना है आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। पूछता है कि WWF का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इतने आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं बेटा, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। बताना है आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई थी। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, मौर्य काल में, पाल वंश में, या फिर गुप्त काल में, और डी कह रहा है कि कुषाण वंश के समय। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई थी? ऑप्शन सी इज द यहां पर राइट आंसर, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। चलिए अब देखिए यहां से कैसे पॉइंट बनते हैं। मौर्य काल हो गया, पाल वंश हो गया, गुप्त काल हो गया, कुषाण वंश। यहां से बेटा मैं गारंटी लेता हूं यहां से कि आपके एग्जाम में यहां से कम 2 से 3 प्रश्न आपको निश्चित मिलेंगे। यदि आपके ये टॉपिक कमजोर रह जाते हैं तो याद रखिएगा आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। देखिए 1 नंबर से बच्चे पास भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, 1 नंबर से सिलेक्शन भी रुकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं। चलिए तो देखिए यदि आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्तकालीन शासक के द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे सर कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखिए गुप्त काल से कौन कौन से शासक हैं जिनके बारे में हमें समझना है यहां पर। चलिए तो देखिए यदि आपसे पूछता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जानना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन, यदि आपसे पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको?
समुद्रगुप्त को। इसके अलावा विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य से कैसे प्रश्न बनते हैं? विक्रमादित्य जिनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो विक्रमादित्य के द्वारा देखिए कौन कौन से यहां पर प्रश्न बनते हैं, समझिएगा। विक्रमादित्य से प्रश्न बनते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा देखिए और कौन सा यहां पर प्रश्न बन सकता है। देखिए, समुद्रगुप्त से एक तो आपका हो गया भारत का नेपोलियन। इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, तो दरबारी कवि हुए हरिसेन। हरिसेन पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, जो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इनकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति, ये इसको नोट कर लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति इनकी एक लेख है और ये कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन हुए? हरिसेन हुए। इनकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति। विक्रमादित्य से संबंधित मैंने बताया था कि शासनकाल में कौन भारत आया था, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था फाहियान, चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था चीनी यात्री हुएंगसांग के बारे में भी बताया मैंने। ठीक है, अल बरूनी के बारे में भी बताया मैंने। ठीक है, तो ये सभी जो भारत में जिन्होंने भारत भ्रमण किया है, देखिए मेगास्थनीज हो चाहे इंडिका, ठीक है, कुषाण वंश के समय में कुषाण वंश। चलिए, तो इसके बाद समझते हैं हम कुषाण वंश। थोड़ा सा डिटेल में यहां पर समझना है बेटा, जल्दी क्यों करना है आपको? जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि जल्दी करें तो आप ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और वही यदि हमने मिस कर दिया तो फिर हमारे आज का ये पढ़ाने का मतलब नहीं है और ना आपके पढ़ने का मतलब है। चलिए, तो देखिए सही आंसर था हमारा सी ऑप्शन और डी। यहां पर बढ़ते हैं कुषाण वंश की ओर। तो कुषाण वंश की बात करते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया पिछले प्रैक्टिस सेट में कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस के द्वारा हुई थी, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क। कनिष्क के द्वारा चलाया गया था बेटा शक संवत। ये कई बार बता चुका हूं मैं, शक संवत। शक संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जो हमारा कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, जो आपके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो महीने हैं वो आपके शक संवत पर आधारित है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। नोट कर लीजिएगा, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। पूछा जाता है बेटा कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे सर कुंडल वन में। कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। अब अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष थे कनिष्क के राजकवि। कौन थे? राजकवि। यदि आपसे पूछा जाता है कि चरक संहिता की रचना किसने की? चरक संहिता, चरक संहिता की रचना किसने की है? तो आप कहेंगे सर चरक ने की है। ठीक है, किसने की? चरक ने की है। और चरक कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे, राजवैद्य। ठीक है, ये हो गया यहां से पॉइंट। अब जो आपको एक समझना है यहां पर, जो सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है, और ऐसा है कि मैंने अभी तक बताया नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं लिए हैं किसी भी प्रैक्टिस सेट में। मौर्य काल मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, कुषाण वंश प्रतिदिन लेता हूं, लगभग यहां से एक प्रश्न लेता हूं। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित भी कहीं कहीं पर प्रश्न ले लेता हूं, लेकिन पाल वंश से अभी तक प्रश्न नहीं लिए हैं। तो पाल वंश से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे यहां पर आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, चलिए समझिएगा। पाल वंश, यदि आपसे पूछता है कि पाल वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। कौन था? गोपाल था। ठीक है, अब इस वंश से आपको समझना है कि जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है हमें वही समझना है। किताब में तो पूरा एक पेज का खर्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि देखिए कम समय है अपने पास में और बहुत सारा कोर्स करने के लिए, साथ में एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है, तो सभी चीजें आपके विपरीत हैं। बस आप ही अपने सापेक्ष हो सकते हैं। ठीक है, और कैसे हो सकते हैं? मेहनत के द्वारा, मेहनत के द्वारा
और यदि आप सही प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, यदि आप सही प्लेटफॉर्म को चुनते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। ठीक है, यदि आप किसी टीचर का पेड कोर्स लेते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा कोर्स के लिए, तब आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। और फिर भी आपको ये मालूम नहीं होगा कि पूछा क्या जाएगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि देखिए किसी अन्य का यूट्यूब चैनल देखें तो बेशक बेटा, यदि आपको समझ में आ रहा है वहां पर तो देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरों का भी चैनल देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको इतना थोड़ा सा देखिए, आपके प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं दूसरे चैनल पे, तो वहां पर क्वेश्चन सिलेक्ट किया और जो भी आंसर उसका निकलता है आंसर दिया, और एक वहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट बता दिया, इसके बाद आगे निकल गए। जो मैं पढ़ा रहा हूं कहीं नहीं मिलने वाला आपको। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं तो आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है अभी तक तो। ठीक है, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपका चाहे मामा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, चलिए तो पाल वंश को समझते हैं। संस्थापक की बात करते हैं तो पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा की गई। यदि पूछा जाता है कि इस वंश की राजधानी क्या रही है, तो राजधानी रही है बेटा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। पाल वंश की राजधानी क्या रही है? मुंगेर। चलिए देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, तो आप कहेंगे सर धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा कैसा प्रश्न बन सकता है यहां से। चलिए, यदि आपसे पूछता है कि विक्रमशिला, विक्रमशिला आपने सुना भी होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो धर्मपाल के द्वारा की गई है। बेटा ये नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और देखिए पाल वंश में एक रीति चलती थी। ठीक है, पाल वंश के शासकों के समय में एक रीति चली थी, उसको बोलते हैं हम गौड़ी रीति। गौड़ी रीति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहां से प्रश्न बन चुका है गौड़ी रीति से, कि गौड़ी रीति विधा का विकास किस समय हुआ था? तो पाल शासकों के समय में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके सामने, तना से होता है, फल से होता है, जड़ से होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा, देखिए भूमिगत तना, यहां पर समझना है आपको। भूमिगत तना, भूमिगत तना, तो भूमिगत तने के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका आलू। ठीक है, आलू हो गया, अदरक, आलू अदरक हल्दी, आलू अदरक हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सभी कैसे हैं? भूमिगत तने के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जड़, जड़ होती है भूमिगत जड़। ठीक है, और भूमिगत तना, तो जो जड़ का उदाहरण है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मूली, ठीक है, गाजर, इसके अलावा शकरकंद, जिसको हम मीठा आलू भी बोलते हैं, शकरकंद। ठीक है, शकरकंद, ये होते हैं आपके। इसके अलावा देखिए सलजम, ये होते हैं जड़ के उदाहरण। अब एक जो ऑप्शन यहां पर रह गया है आपका, वो है फल। फल से कैसे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में? देखिए मैंने आपको बता दिया तना, तो भूमिगत तना पूछा है कि देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो किस भाग से होती है? तने से होती है। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जड़ भी बता दिया मैंने, सलजम हो गया, मूली, गाजर, शकरकंद, ये आपके जड़ के उदाहरण होते हैं। रह गया है फल। फल से कैसा प्रश्न बन सकता है, समझिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए, एक शब्द समझना है आपको यहां पर, अनिषेक फल। क्या समझना है? अनिषेक फलन। ठीक है, अब अनिषेक फलन क्या होता है समझिएगा। देखिए बिना निषेचन के, बिना निषेचन के अंडाशय, बिना निषेचन के अंडाशय जब फल में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं।
और इससे जो भी फल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल, अंगूर हो गया, ठीक है, पपीता। प्रश्न देखिए बनता है कि अनिषेक फलन का उदाहरण कौन सा है। तो आपके सामने केला दे देगा, अनानास दे देगा, अंगूर दे देगा, ठीक है। तो यहां से फल से प्रश्न बनता है। इसके अलावा और कैसा प्रश्न बन सकता है फल से? फल से बन सकता है कि पूछ सकता है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ठीक है। सेब का, सेब मैं यहां पर देखिए कुछ यहां पर लिखता हूं फल लिखता हूं और खाने योग्य भाग, ठीक है, खाने योग्य भाग। तो देखिए सेब और नाशपाती, सेब और नाशपाती में खाने योग्य क्या होता है, पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। नारियल, नारियल में क्या खाया जाता है, भ्रूणपोष। नारियल का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, भ्रूणपोष है। अनानास, अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है, अनानास का खाया जाता है परिदल पुंज, परिदल पुंज, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि फल से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, तो फल से इसके बाहर प्रश्न नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ये तो पूछेगा कि फल का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, और अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, मैंने बताया है आपको कि बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, उस क्रिया को बोलते हैं हम अनिषेक फलन। उदाहरण है केला हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये हैं आपके अनिषेक फलन के उदाहरण, ठीक है। और जो बीज, जो फल होते हैं उनमें आपको बीज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ यहां पर उदाहरण फल से संबंधित जो बताया है मैंने आपको, एग्जाम के लिए आवश्यक है ये। चलिए देखिए एक दो और देख लीजिएगा, जैसे लीची, तो लीची का खाए जाने वाला भाग होता है एरिल, क्या होता है, एरिल। गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं का खाए जाने वाला भाग होता है भ्रूणपोष और भ्रूण, याद रखिएगा। गेहूं, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, एक तो होता है भ्रूणपोष और भ्रूण, ठीक है, ये खाया जाता है गेहूं से। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि समझिएगा, ऑप्शन ए है, कह रहा है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। और सी कह रहा है कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। और डी कह रहा है कि केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। चलिए तो समझिएगा, थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है वित्त आयोग के बारे में, इसके बाद में आप खुद आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो वित्त आयोग में यहां पर आपको कंप्लीट करा दूंगा, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए वित्त आयोग, यदि आपसे देखिए पूछता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है आपको, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूछा जाता है कितने समय के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने समय के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ये दो यहां पर पॉइंट हो गए, नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा, पूछता है आपसे कि प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में। आप बोलेंगे कि सर 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 में, ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ये नोट करते चलिएगा, ये ऐसे पॉइंट है जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए तो इतने मैंने बता दिए, अब समझिएगा कार्य। देखिए वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। समझिएगा क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, इसी में छुपा है आपका आंसर। वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना।
तो पढ़िएगा ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्यों में, सॉरी संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जब तक पूरा निचोड़ न दे दूं मैं आपको, ठीक है, मेरी यही कोशिश रहती है कि जब तक मैं निचोड़ न दे दूं यहां पर, तब तक मैं अगले प्रश्न पर जाने वाला नहीं। ठीक है, चलिए तो धैर्य रखिएगा, जो धैर्य के साथ में चलता है वही सफल होता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए तो यदि आपसे पूछता है बेटा कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग। ठीक है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसका जो समय है वो है 2021 से 2026 तक। ठीक है, ये है। चलिए देखिए वर्तमान में जो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके मध्य यदि आपसे पूछता है कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण अनुपात कितना है, राजस्व का वितरण अनुपात कितना है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा 59:41 है। ठीक है, किसका, 15वां वित्त आयोग का, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का अनुपात। ठीक है, चलिए एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मुझे जो लग रहा है कि बन सकते हैं यहां से प्रश्न, वो मैं आपको सभी कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि आपकी बाद में यदि शिकायत आती है कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, क्योंकि देखिए जब एग्जाम के समय हम बैठे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, पर आता कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत जो आपको वहां पर लिखा हुआ प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको लग रहे होंगे कि मैंने पढ़ा है। मैं समझ लीजिएगा ऐसे कि जैसे मैं जानता हूं कि अशोक कौन है, लेकिन अशोक के बारे में जो प्रश्न आया है उसका आपको आंसर मालूम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन ए 12 जनवरी को, 12 अप्रैल को, 1 मई, 1 दिसंबर। चलिए तो 1 दिसंबर हो गया, 1 मई, 1 अप्रैल, 12 जनवरी। तो सभी को यहां पर देखते हैं, तो आंसर मैं नहीं आज आप लगाएंगे इसका। चलिए 12 जनवरी की बात करते हैं, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसकी जयंती पर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है युवा दिवस 12 जनवरी। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती। ठीक है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। 1 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। ठीक है, इसके अलावा 1 दिसंबर की बात करते हैं तो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1 मई मैंने बताया विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है 3 मई और याद रखना है 8 मई। ठीक है, तो 3 मई को क्या है ऐसा, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, इसके अलावा देखिए 8 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रवासी दिवस। और 8 मई को इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है, वो है रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, चलिए ये थे कुछ पॉइंट। चलिए और देखिए यदि आपसे पूछता है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा पहले तो। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इंपोर्टेंट है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए इस समय देखिए 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी को, तो उसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां
कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। मोहनजोदड़ो बताना है कि कहां पर स्थित है। चलिए तो देखिए कौन कौन से सिंधु सभ्यता स्थल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर जो भी मैं लिखता चला जा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए भारत के गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल है? समझिएगा, लोथल। कौन सा है? लोथल है। लोथल और सुटकोटदा ये दो बंदरगाह हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल और सुटकोटदा दो हैं बंदरगाह हैं दोनों, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गुजरात राज्य में एक और जो सिंधु सभ्यता स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के, लूनी नदी के तट पर है। कहां पर? कच्छ के रण में। कच्छ का रण आता है गुजरात में, ठीक है। चलिए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में साहिवाल जिला है जो, वहां पर है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूं। तो देखिए जो हड़प्पाई स्थल है वो कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब राज्य में साहिवाल जिला में, ठीक है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। चलिए अगला है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा स्थल है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपने शायद मूवी देखी हो, वो इसी से संबंधित है। चलिए तो देखिए कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो, वो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा है? भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपसे पूछा जाता है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? मेरठ में, ठीक है। नदी पूछी जाती है कि किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी, ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए ऑप्शन ए पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, अंबेडकर। चलिए तो एक एक यहां पर देख लेते हैं कि कौन किस समिति का अध्यक्ष था। ज्यादा नहीं है, 4-5 यहां पर पॉइंट है। चलिए तो संघ, यदि कहीं पर संघ शब्द मिलता है आपको तो लगा देना है पंडित नेहरू। मिलता है प्रांत तो वहां पर लगा दीजिएगा सरदार पटेल। कैसे समझिएगा? संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। इसके अलावा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ठीक है, के अध्यक्ष कौन हुए? संघ मिलता है यदि आपको तो लगाना है पंडित नेहरू। सरदार पटेल की बात करते हैं तो सरदार पटेल किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। इसके अलावा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो दो समिति के अध्यक्ष थे, एक तो था प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछता है कि कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी, KM मुंशी। पूछता है आपसे कि देशी रियासत एकीकरण समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, BN राव। देखिए यदि आपसे पूछता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे VN राव। अंबेडकर, अंबेडकर थे
प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और सदस्य कितने थे, तो जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। चलिए देखिए, भीम जो प्रारूप समिति है इसका एक दूसरा भी नाम है पांडुलेखन समिति, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि देखिए नाम बदल कर आता है तो पता चला कि हमने पढ़ा भी है वो, लेकिन फिर भी हम प्रश्न को गलत करके आ गए एग्जाम में, तो खुद तो जाता ही ये प्रश्न, साथ में दूसरे को भी ले जाता है, दूसरे में घाव बनाकर जाता है, क्योंकि माइनस मार्केंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। चलिए, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां पर है? अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां पर है? चलिए ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी। चलिए लखनऊ, तो देखिए नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में। कानपुर में है, कानपुर जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र है लखनऊ में, कानपुर जूलॉजिकल पार्क है कानपुर में, गोरखपुर में है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखिए, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कि मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? ईस्ट से, बैक्टीरिया से, अनावृत बीजी पादप से, शैवाल से। तो जो मलेरिया की दवा है वो होती है सिनकोना, एक वृक्ष होता है सिनकोना की छाल से होती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है कुनैन दवा, जिसका प्रयोग मलेरिया के रोग में किया जाता है। ठीक है, जो मलेरिया ज्वर होता है यह होता है मादा एनाफ्लीज के द्वारा। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है ये वाहक होती है, ठीक है, मलेरिया के जीवाणु की। यदि जीवाणु की बात करते हैं तो देखिए प्रोटोजोआ, जो मलेरिया ज्वर है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा गंभीर कौन सा मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम होता है। तो जो सिनकोना वृक्ष है वो आता है आवृत बीजी पौधों में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है UTES, IUCN, IVWUC या फिर WWF। चलिए तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, IUCN। चलिए देखिए IUCN क्या होता है समझिएगा। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कार्य की बात करते हैं कि IUCN का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है ऐसे जीव जंतु जिनकी जातियां विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, मतलब संकटापन्न जातियां, तो इससे संबंधित IUCN एक सूची जारी करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक है, IUCN ऐसी जीव जंतुओं की जातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उसके लिए एक सूची तैयार करता है, उसको बोलते हैं हम रेड डाटा बुक बोलते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले रेड डाटा बुक कब तैयार की गई थी, कब जारी की गई थी IUCN के द्वारा, तो 1964 आप याद रखिएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, 1964 में सबसे पहले IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक तैयार की गई थी। चलिए समझते हैं IUCN के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हमने कार्य जान लिया, आंसर जो आपका प्रश्न था उससे संबंधित तो आपने यहां पर जान लिया।
IUCN के बारे में और भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं, पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। पूछ सकता है कहां पर की गई थी, तो स्विट्जरलैंड के गेलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के गेलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। और यदि मुख्यालय पूछता है तो इसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड के गेलैंड में ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने और जो संगठन से संबंधित प्रश्न बताया था वहां पर बताया था WWF ये वाला, ठीक है। तो WWF जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का यदि आपसे पूछता है कि विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है, स्विट्जरलैंड के गेलैंड में। चलिए तो हमारा यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब चलिए देखिए, ईमेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि देखिए आप ईमेल करते हैं पर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो चलिए आज मैं बता देता हूं। चलिए ये देखिए, जैसे आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इससे संबंधित भी मैंने प्रश्न ले लिया। आज ईमेल से संबंधित प्रश्न ले रहा हूं। तो जो हमारे देखिए, जैसे ही हम रेगुलर आगे बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आपको जो भी कंप्यूटर का पार्ट है वो पूछा जाता है यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक आजकल हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो इसका ज्ञान भी होना आवश्यक है, इसलिए सरकार ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में डालती है। चलिए तो देखिए, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। अब यदि आपसे पूछता है कि फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा रे टॉमिल्सन को, रे टॉमिल्सन को, रे टॉमिल्सन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। अब देखिए, जो ईमेल आईडी होती है, आप देखिए आप अपने मोबाइल पर ईमेल आईडी चालू किए होंगे, तभी आपका फोन चल रहा होगा, बनाते हैं ना जीमेल ईमेल, तो उसी के बारे में ये प्रश्न है। चलिए तो जो ईमेल है, तो समझते हैं ईमेल आईडी के बारे में। जो ईमेल आईडी होती है, जैसे मैं बताता हूं कि एक यहां पर मैं ईमेल आईडी लेता हूं। चलिए ऐसे ही कोई मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, जैसे हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन वे, ठीक है। तो EDU लिख दिया मैंने और 95 लिख दिया, और @ इसके पीछे लगा दिया मैंने, मान लीजिए gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो जो पीछे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो आगे का होता है इसको बोलते हैं यूजर आईडी। जो ईमेल आईडी होती है वो, इसके दो भाग होते हैं, एक तो यूजर आईडी और कंपनी इंफॉर्मेशन। तो जो आपका edu 97 है ये होता है यूजर आईडी, और जो आपका gmail.com है, यहां पर yahoo.com भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर email.com हो सकता है, gmail.com हो सकता है। तो ये होते हैं कंपनी से संबंधित इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि किस कंपनी की मेल है। चलिए तो देखिए, जो ईमेल होता है, यदि आपको किसी को मेल करना है तो कहां से मेल करेंगे, तो देखिए कंपोज मेल, एक फंक्शन होता है आपका ईमेल में, कंपोज मेल। कंपोज मेल से क्या करते हैं, इसकी सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति को हम मेल भेजते हैं, ठीक है। एक आपका टर्म होगा, आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, ट्रेस, या जिसको बोलते हैं वेन। तो ट्रेस या वेन क्या होता है कि जो भी हमारी फाइल होती है उसमें से जो हम डेटा डिलीट कर देते हैं वो किस में सेव हो जाता है, ट्रेस और वेन में। तो यहां पर कभी 24 दिन के लिए, या फिर 3 महीने के लिए, या 1 दिन के लिए, ठीक है, ऐसे बना रहता है डेटा, और फिर इसके बाद में अपने आप में डिलीट हो जाता है। चलिए काफी है जानकारी। चलिए इसके बाद देखिए कुछ शॉर्ट टर्म देख लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने ईमेल का अभी यहां पर आपको बताया कि विस्तृत रूप क्या होगा, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। ऐसे ही कुछ देखिए फुल फॉर्म आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे GPRS, ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है। जैसे ईमेल हो गया, ऐसे ही GPRS हो गया, ठीक है, GPS जैसे हो गया, VPN हो गया, सिम हो गया। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है और नोट जरूर कर लीजिएगा। तो GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस,
नोट कर लीजिएगा, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बीपीएन का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर मॉड्यूल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है बांदा में, झांसी में, हमीरपुर और ललितपुर। चलिए तो देखिए ललितपुर की बात करते हैं तो यूरेनियम और तांबा कहां पर पाया जाता है, ललितपुर। देखिए यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर के अलावा कहीं भी नहीं मिलता, यह केवल ललितपुर में मिलता है, ठीक है। हमीरपुर में क्या पाया जाता है, हमीरपुर में मिलता है डायस्पोर, ठीक है, डायस्पोर हो गया। और लिखने वाली खड़िया होती है ना, ठीक है। झांसी की बात करते हैं तो झांसी में भी क्या मिलता है, डायस्पोर, झांसी हो गया, हमीरपुर, यहां पर डायस्पोर मिलता है, डायस्पोर खनिज पाया जाता है, ठीक है। बांदा में मिलता है रॉक फास्फेट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हीरा हो गया, बांदा में क्या, हीरा दो जगह पर पाया जाता है, एक तो आपका बांदा हो गया और मिर्जापुर में क्या पाया जाता है, मिर्जापुर में मिलता है चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि कांच बालू कहां पर मिलती है, कांच बालू मिलती है प्रयागराज में, सबसे अच्छी कांच बालू मिलती है प्रयागराज में, जो प्रयागराज में गंगा और यमुना है, इसकी जो बालू होती है वो सबसे अच्छी कांच बालू मानी जाती है, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखिए बांदा में क्या मिलता है, बॉक्साइट, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है समझिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मतदाताओं की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए 61वें 62वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 63वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 64वां। चलिए तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1988 में हुआ 61वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया कि मतदाताओं की आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है। चलिए तो देखिए पूछता है यदि आपसे कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। इसमें क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार अधिनियम से, भूमि सुधार अधिनियम से, ठीक है, सुधार अधिनियम से संबंधित है 9वीं अनुसूची। यदि आपसे पूछता हूं कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद समझना है आपको यहां पर वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 1976 में हुआ था, और इस संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान के रूप में भी हम जानते हैं। किसको, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था। इसमें क्या किया था, देखिए कौन कौन से यहां पर इस संशोधन में जो संशोधन हुआ था इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए थे जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए एक तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है। तो देखिए प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है, 42वें संशोधन के दौरान, ठीक है। अब क्या संशोधन हुआ है इसको भी आपको समझना है। संशोधन हुआ था कि प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए। देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन के दौरान जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा समाजवादी शब्द हो गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द हो गया, अखंडता शब्द, तीनों शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए थे, जो कब हुआ था 1976 में, ठीक है। चलिए और देखिए इसी संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 51A
याद होगा आपको शायद, ठीक है। अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है। चलिए तो एक एक को देखते हैं। यहां पर समुद्रगुप्त को मैंने आपको बताया है यहां पर, जो पिछला प्रश्न कर चुके हैं हम। समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी उपाधि दी गई इसको? तो देखिए समुद्रगुप्त को इसके अलावा एक तो हो गया कविराज, ठीक है। अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी किसको दी गई? समुद्रगुप्त को। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न वो है ये, ठीक है, कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए कुमारगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई? महेंद्र आदित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य जिसको हम बोलते हैं, महेंद्रादित्य। पूछा जाता है कि महेंद्रादित्य को की उपाधि किसको दी गई? कुमारगुप्त को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि दी गई? विक्रमादित्य की, ठीक है, विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज अधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। तो यहां पर पूछा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर है? ऑप्शन ए कह रहा है फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, आगरा और अकबराबाद। तो जोधाबाई का महल कहां पर है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। देखिए अकबर के द्वारा गुजरात विजय, जब अकबर ने गुजरात पर विजय पाई थी तो उस समय पर किस शहर की स्थापना की थी? पूछा जाता है यह प्रश्न कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी में ही देखिए इसके द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। पंचमहल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में, ठीक है। इसके अलावा देखिए जोधाबाई महल, ठीक है। बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिए यदि आपसे पूछता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा कहां पर है, तो याद रखिएगा आगरा के निकट सिकंदरा में। कहां पर? सिकंदरा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राजगृह का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए मगध, गिरिब्रज, बासाड़ और पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राजगृह का पुराना नाम क्या था? गिरिब्रज था। देखिए यहां पर एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे कि राजगृह में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, राजगृह में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इसके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो देखिए बास्केटबॉल से कौन कौन सी कप संबंधित है यहां पर। चलिए तो देखिए नेहरू कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल। हॉकी तो मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। इसके अलावा आगा खां कप, ठीक है, आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। देखिए मेजर ध्यानचंद्र याद रखिएगा, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। बैडमिंटन से संबंधित है एक तो अमृत दीवान कप और थॉमस कप। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी, सौरों। देखिए सौरों मेला का आयोजन कहां पर होता है?
कासगंज, ठीक है, कासगंज में। पूछता है आपसे खिचड़ी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? खिचड़ी मेले का आयोजन गोरखपुर, ठीक है। चलिए, पूछता है कि रामनगरिया मेला कहां पर लगता है? तो रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। पूछता है कैलाश मेला कहां पर लगता है? आगरा में, ठीक है, आगरा में। चलिए, वाराणसी, तो वाराणसी में से प्रसिद्ध क्या है? भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिला में भारत माता मंदिर है? चलिए, ठीक है, कुशीनगर। तो देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु पूछी जाती है कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। चलिए, देवगढ़, तो देवगढ़ में है कौन सा? 10 अवतार मंदिर। कहां पर? ललितपुर के देवगढ़ में। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चैट इंजन है? ऑप्शन पहला गूगल वॉल, याहू टॉक, विंग और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गूगल, गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। याहू भी सर्च इंजन है, विंग एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी चैट इंजन नहीं है, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, बस आज इतने ही प्रश्न हैं। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने आज कुल कितने प्रश्न यहां पर सही किए हैं, ठीक है। चलिए, आपको ये जरूर देखना है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप को आप ही समझ सकते हैं सबसे अच्छे तरीका से। तो चलिए, कमेंट कर दीजिएगा कि कितने सही आंसर किए हैं और आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा इसको। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।